हेलो नमस्कार दोस्तों। एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर पढ़ते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो राजस्थान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, चाहे वो रीट का हो, थर्ड ग्रेड का हो, सेकेंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, LDC का हो, CET का हो, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्लासेज महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में आपका राजस्थान का जीके आता है भाई। और अभी हम राजस्थान के जीके के अंतर्गत हम बात करें तो राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, और वो भी बहुत ही शानदार नोट्स के रूप में। साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए PDF के रूप में तो आप कमेंट कर देना भाई, आपको ये उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अभी जितने भी साथी हैं वो इन लेक्चर्स को देखते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, और नए जितने भी स्टूडेंट या साथी जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें भाई। शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले देखिए इनका जो वर्गीकरण है वो कुछ अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों ने किया गया है, यानी अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया भाई भौतिक प्रदेशों का। तो इसके अंतर्गत देखिए अलग अलग हैं। मुख्य रूप से हम 3 की बात करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले नंबर पर जो आता है सर्वप्रथम जो जिसने किया था वो था प्रोफेसर VC मिश्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम जो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था वो प्रोफेसर VC मिश्रा ने किया था। इन्होंने 1968 में 7 भागों में विभाजित किया था, 7 भागों में विभाजित किया था। इसके बाद में दूसरे नंबर पर किया था वो SK सेन के द्वारा किया गया था। SK सेन ने 1968 में ही 3 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया था। इसी प्रकार से डॉक्टर रामलोचन सिंह की हम बात करें तो इन्होंने 1971 में 2 तो भाग बताए, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेश बताए। 1971 में 2 भाग, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेश है वो रामलोचन सिंह के द्वारा बताए गए थे। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनता ना, ये ऊपर से पूछा जाता है भाई VC मिश्रा ने कितने भागों में बांटा, SK सिंह ने कितने भागों में, रामलोचन सिंह ने कितने भागों में बांटा। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है भाई। राजस्थान को हम सामान्य रूप से बात करें, सामान्य तौर पर राजस्थान को मुख्यतः हम बात करें तो 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। और ये जो वर्गीकरण है ये हरिमोहन सक्सेना के द्वारा किया गया था, जो कि सर्वमान्य है। क्वेश्चन बन सकता है भाई हम सामान्यतः वर्तमान में सबसे मान्य जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन है वो किसके अनुसार मानते हैं, तो हरिमोहन सक्सेना, याद रख लेना भाई। पहला है थार का मरुस्थल, जो भी रेतीला भाग है, पश्चिम वाला जो भाग है राजस्थान का। देखिए जब राजस्थान के नक्शे की हम बात करते हैं, इस प्रकार से राजस्थान है तो इसके अंतर्गत यहाँ पे आपकी अरावली है, तो इसका इस साइड वाला जो भाग है ये आपके थार के मरुस्थल के अंतर्गत आ जाता है। फिर है अरावली पर्वतमाला, तो ये मैंने बीच में जो बनाई है ना ये वाली, ये अरावली पर्वतमाला जो भाग है ये अरावली पर्वतमाला वाला हो गया। पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये यहाँ पर हम कोटा, बूंदी, झालावाड़ इनको छोड़ करके ये नीचा वाला जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को छोड़ करके जो नीचे का जो नदियों वाला जो भाग है, जो नदी के द्वारा निर्मित मैदान बनते हैं, तो वो भाग आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है। और ये जो बच गया है मैंने अलग से बताया ना, ये वाला भाग जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर आता है, यहाँ पर जो आपकी हाड़ौती प्रदेश जिसे हम कहते हैं, ये वाला जो भाग है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहलाता। तो ये 4 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को विभाजित किया गया है। आज हम थार के मरुस्थल की बात करेंगे भाई, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। कोशिश करते हैं अगर थार का मरुस्थल कंप्लीट होता तो ठीक है, वरना 2 क्लासेज में इसको कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। पहले हम थार के मरुस्थल की बात करते हैं। थार का मरुस्थल या इसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल भी कहा जाता है भाई। देखिए मैंने स्ट्रक्चर के द्वारा बता दिया कि ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है। सखरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। एक ये शब्द है क्योंकि यहाँ से भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, तो मरुस्थल है इसका अर्थ, और मरुस्थल अर्थ मरुभूमि से लिया गया है, अर्थात वनस्पति रहित क्षेत्र। यानी कि मरुस्थल का मतलब क्या होता है कि वनस्पति
रहित क्षेत्र वह भाग जहाँ पर वनस्पति पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, उनकी कमी रहती है, वो क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल की विशेषताओं की हम बात करें तो यहाँ पर वर्षा की कमी रहती है, भाई वर्षा बहुत कम होती है। आप जैसलमेर वगैरह में जाएंगे ना, जैसे हम नक्शे की हम बात करें, ये जो भाग है ये अरावली, और ये जो भाग ना ये इधर वाला जैसलमेर है, इधर थोड़ा सा भाग हम अनूपगढ़ जस्ट बीकानेर का है, ऊपर श्रीगंगानगर है, ये इधर वाला हम बात करें जालोर वगैरह है। तो ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर वर्षा की कमी है, भाई वर्षा बहुत कम पाई जाती है। वनस्पति की भी कमी रहती है, भाई पेड़ पौधे भी कम होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। खादानों की कमी, मतलब अनाज वगैरह उत्पादन करते हैं ना, तो वो फसल भी कम देखने को मिलती है। कृषि योग्य भूमि की कमी, यानी बंजर क्षेत्र ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, क्योंकि बारिश नहीं होती है, पेड़ पौधे भी नहीं है, तो बंजर तो ऑटोमेटिकली होएगा। और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भाई प्रतिकूल प्रभाव क्या हो सकता है कि मरुस्थल जो होता है ये गर्म है, तो तापमान अधिक होगा। आप देखते हैं गर्मियों में हम जो सम तहसील है, ये जो जैसलमेर वाला भाग है, तो उस भाग में क्या होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है भाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है जो मिट्टी होती है वो गर्म तो धीरे धीरे होती है, लेकिन वो क्या हो जाता है फिर वो गर्म होने के बाद ठंडी बहुत धीरे होती है। तो वही चीज़ है कि मरुस्थल गर्म होता है, इस कारण तापमान भी अधिक होगा भाई। जैसे कि सहारा है, थार का मरुस्थल है। मरुस्थल ठंडा है तो तापमान कम होगा। अगर मरुस्थल ठंडा है ना तो भाई तापमान कम होगा। जैसे कि अंटार्कटिका की बात करते हैं, तो प्रतिकूल प्रभाव में क्या हो जाएगा कि अगर मरुस्थल गर्म है तो तापमान अधिक, और मरुस्थल ठंडा तो तापमान कम होगा। ये तो इसकी विशेषता हो गई भाई। आगे बात करते हैं, थार के मरुस्थल को हम टेथिस सागर का अवशेष मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बन चुका है पहले कि थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है, तो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ये आप देख सकते हैं भाई, राजस्थान का राज्य वसु है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं हम, टेथिस सागर का अवशेष है। अब देखिए थोड़ा सा हम वर्गीकरण देख लेते हैं भाई, ये टेथिस सागर क्या होता है, अंगारा लैंड क्या होता है, गोंडवाना लैंड क्या होता है, पेंथालासा पेंजिया, इन सभी भागों की यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं भाई। अल्फ्रेड वेगनर नामक जो एक प्रोफेसर हुआ करते थे, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। महाद्वीपीय सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें होता क्या भाई, एक बार इसको समझना है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि पूरी चीज़ आपको दिखाई दे। ओके, अब सही है। हाँ ओके, देखिए भाई यहाँ पर जो जलीय भाग था ना, जलीय भाग, वो जलीय भाग आपका जब पृथ्वी पर अलग अलग ये विभाजन नहीं हुआ था, महाद्वीप नहीं बने थे, उससे पहले की बात करें तो बीच में तो पाया जाता था ये वाला भूमि वाला भाग भाई, जिस पे भूमि पाई जाती थी, मिट्टी उपस्थित थी। और इस भाग को हमने पेंजिया नाम दे दिया भाई। स्थलीय जो भाग था वो पेंजिया कहलाया गया था। ये जो स्थल वाला भाग है ये पेंजिया कहलाया पूरा का पूरा। और ये इसके चारों ओर जो जलीय भाग आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो जलीय भाग है ये आपका कहलाया भाई पेंथालासा कहते हैं। ये जलीय भाग होता है पेंथालासा। तो दो भाग, एक तो पेंजिया जो कि स्थलीय भाग है, एक पेंथालासा जो जलीय भाग है। फिर क्या हुआ, बीच में इसके बीच में क्या होगा, पानी की मात्रा बीच में पाई जाती थी, उसे टेथिस सागर कहा गया। बीच में क्या था, मिट्टी के बीच में पानी उपस्थित था भाई, इसको हमने टेथिस सागर कह दिया। और ये जो भूमि थी ना, भूमि खंड बोल सकते हैं इसको, ये बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो गया भाई। मुख्य रूप से दो भाग इसको हम बांटते हैं। एक तो अंगारा लैंड कहलाएगा जो कि ऊपर वाला भाग होता है पृथ्वी का, और एक हो जाएगा गोंडवाना लैंड। देखिए सामान्यतः पहले क्या, एक तो पानी वाला और एक स्थलीय। तो जलीय भाग है वो पेंथालासा, और जो स्थलीय भाग है वो पेंजिया कहलाया। और इस जो मिट्टी वाला भाग है ना, इसके बीच में भी आपको कुछ जल की मात्रा देखने को मिली, जिसे हमने टेथिस सागर कह दिया। अब ये जो भूमि वाला भाग है, भूमि खंड है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अंगारा लैंड आगे जाकर के एक तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का निर्माण करता है, और एक यूरेशिया मतलब एक तो यूरोप और एशिया महाद्वीप का निर्माण करता है। ध्यान में रख लेना भाई, जो अंगारा लैंड है इससे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। इसी प्रकार गोंडवाना लैंड जो कि नीचे वाला भाग है, इसकी जब बात करते हैं, एक तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप इससे निर्मित होता है। जब भूमि खंडों का विभाजन होता है उस समय एक अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण गोंडवाना लैंड से होता है। ज़्यादा आपको देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है, एक तो ये नाम दोनों ध्यान में रखने हैं, पेंथालासा और पेंजिया, एक टेथिस सागर वाला और अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड, इनसे कौन से महाद्वीप बने वो ध्यान में रख लेना। आपको ये वाला ज़्यादा ध्यान में रखना क्योंकि ये हमारे इंडिया भारत से संबंधित है।
गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, और फिर गोंडवाना लैंड से प्रादीपीय पठार भारत, जो आता तो एशिया का, लेकिन जो प्रादीपीय भाग होता है ना भारत का, वो प्रादीपीय पठारी भाग जो है वो भारत का गोंडवाना लैंड से विकसित हुआ है। इसी प्रकार से गोंडवाना लैंड से आसिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया का इसी से निर्माण हुआ, और एक अंटार्कटिका महाद्वीप जो बर्फीला महाद्वीप है उसका निर्माण भी इससे हुआ है। तो ये इनकी उत्पत्ति है भाई किस प्रकार से होती है। अंगारा लैंड से कौन से महाद्वीप बने हैं, गोंडवाना लैंड से कौन से बने, टेथी सागर क्या है, और हमारा जो मरुस्थल आता ना मरुस्थल, ये टेथी सागर इसी का अवशेष माना जाता है भाई। मरुस्थल जो है टेथी सागर का अवशेष, क्योंकि बाद में यहाँ पे पानी समाप्त हो गया, रेतीला मैदान बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, इसको हम आगे थ्योरेटिकल रूप से समझते हैं। ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी। थार का मरुस्थल टेथी सागर का अवशेष माना जाता है, ये मैं बात पहले बता चुका हूँ। जिसके निम्न प्रमाण है भाई थार का जो मरुस्थल है टेथी सागर का अवशेष है, इसके प्रमाण क्या मिले हैं, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्यों मानते हैं भाई थार का मरुस्थल टेथी सागर का अवशेष है। सबसे महत्वपूर्ण की खारे पानी की झीलें पाई जाती है भाई। टेथी सागर में क्या हुआ था, खारा पानी था, तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। कुलदरा गांव जो कि जैसलमेर में है, वहाँ पर मछली के अवशेष मिले हैं भाई। अभी हम जैसलमेर का भाग देखेंगे ना, आपको देखने पे ये लगेगा यहाँ पे कभी पानी हो सकता है क्या, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा रेतीला मैदान है वहाँ पर। लेकिन जो कुलदरा गांव है ना, वहाँ पर जैसलमेर के अंदर पड़ता है, वहाँ पर मछली है, उनके अवशेष यहाँ पे मिले हैं भाई। अवसादी चट्टानों की प्रधानता यहाँ पे पाई जाती है। अवसादी चट्टानें जो कि समुद्र या सागर में देखने को मिलती, तो उनकी प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलती है। उनसे खनिज है, तेल है, वो कोयला, ये सभी इनसे प्राप्त हुए हैं भाई। तो ये मुख्य प्रमाण है थार के मरुस्थल का टेथी सागर के अवशेष होने का। आगे देखिए, इनमें आप जब खनिजों की बात करते हैं, तेल वगैरह खनिज इनकी बात करते हैं, देखिए भाई भारत के अंदर हम बात करते हैं तो भारत में देखिए पेट्रोलियम भारत में प्राप्त होता है। इधर इसका जो उत्पादन है ये मुंबई हाई बेसिन 40% मुंबई हाई बेसिन के द्वारा होता है, और भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन राजस्थान है वो 20% करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पेट्रोलियम की बात चल रही है तो भारत में उत्पादन में एक तो मुंबई हाई हिल्स जो है वो 40% और राजस्थान 20% करता है। इनके उपयोग से संबंधित हम बात करें, आयात मतलब 84% जो पेट्रोलियम है ये हम बाहर से आयात करते हैं, जबकि इसका निर्यात भी किया जाता है वो 16% किया जाता है। 16% हम निर्यात भी करते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम उपभोक्ता देश कौन सी है भाई। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उपयोग करने वाला जो देश कौन सा सबसे ज़्यादा जो करता है वो है अमेरिका। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उपयोग है वो अमेरिका करता है, फिर चीन है, और फिर तीसरे नंबर पर हमारा भारत का नंबर आता है। गुड्डामलानी बाड़मेर में पड़ता है, में विश्व में सबसे कम गहराई में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं भाई। ये क्वेश्चन बन सकता है हमारे राजस्थान के दृष्टिकोण से। तो गुड्डामलानी नामक स्थान जो बाड़मेर में पड़ता है, वहाँ पर सबसे विश्व के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे कम गहराई में पेट्रोलियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, सबसे कम गहराई में। थार के मरुस्थल की और विशेषताएं क्या होती है भाई। अभी तो हमने मरुस्थल की विशेषताओं की बात की थी, अब थार के मरुस्थल की बात कर लेते हैं। क्या विशेषता है भाई, तो ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। कितने नंबर का, 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और उपोषण की दृष्टि से हम बात करें तो 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोनों याद रख लेना, विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल, और उपोषण की दृष्टि से जलवायु के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर हम बात करें, देखिए ये मरुस्थल मार्च क्या होता है भाई, मरुस्थल मार्च क्या होता है, अस्थायी झीलें जो होती है यहाँ पे बनती है। देखिए अभी हमने जो आपका मैप है ना उसके द्वारा समझा था भाई इसको। ये मान लीजिए राजस्थान का मैप है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए भाई। ये आपका अरावली है, ये रहा अरावली। अब ये जो आपका मरुस्थल है ना, मरुस्थल ये इस साइड में फैल रहा है भाई, आगे से आगे चल रहा है, ये इस साइड में फैल रहा है, ये आपकी अरावली के आसपास क्षेत्र में भी फैल गया है। तो मरुस्थल का है अपने स्थान से आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाएगा भाई, मरुस्थल मार्च कहलाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। मरुस्थल का आगे की ओर, देखिए एरो के निशान यही बता रहे हैं, ये मरुस्थल जो है ये इस तरफ आगे की ओर बढ़ता है आपकी अरावली की तरफ। तो ये जो मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाएगा, मरुस्थल मार्च। ये नाचना गांव जैसलमेर में देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से इन मरुस्थल के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर बारिश होती है, बारिश होने से कोई अस्थायी रूप से पानी इकट्ठा हो जाता है।
अस्थायी रूप से पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये अस्थायी जो झीलों का निर्माण होता है ना, इनको प्याला, रन या टाट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बना है कई बार कि अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है मरुस्थल के अंदर, तो उनको रन, टाट या प्याला कहते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए, मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल मार्च कहलाता है। ये बता चुका हूँ आपको, मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल मार्च कहलाता है। मरुस्थल में वर्षा ऋतु के अंतर्गत अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। बरसाती ऋतु में अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन अस्थायी झीलों को प्याला, रन या टाट कहा जाता है। तथा इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है भाई? खड़ीन कृषि कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन है कि भाई जो रन या टाट बनते हैं ना, वहाँ पे पानी है वो इकट्ठा होने से बनते हैं, तो वहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा एक नई कृषि करने की तकनीक विकसित की गई। इस तकनीक को हम खड़ीन कृषि कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है खड़ीन कृषि ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, खड़ीन होता क्या भाई? खड़ीन जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, खड़ीन है क्या? क्वेश्चन बना कई बार, सीईटी में भी पूछा गया, आपके एलडीसी में भी कई बार आया है कि खड़ीन क्या है। तो खड़ीन एक जल संरक्षण की परंपरागत विधि है जो लंबे समय से चली आ रही है। मरुस्थल का प्रसार बोल सकते हैं इसको, प्रचार भी बोल सकते हैं भाई। प्रसार सामान्य रूप से प्रसार होगा ये। तो मरुस्थल का प्रसार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। मरुस्थल का प्रसार है ये दक्षिण पश्चिम। जब हम नक्शे की हम बात करते हैं, मैप की बात करते हैं, तो इस प्रकार से ये मान लीजिए ये आपकी अरावली, तो ये दक्षिण पश्चिम है और इससे आपके उत्तर पूर्व की ओर फैल रहा है। सर्वाधिक मरुस्थल मार्च जो ये हरियाणा राज्य में है भाई। सर्वाधिक मरुस्थल मार्च वर्तमान की दृष्टि से हम बात करें तो हरियाणा राज्य में है भाई। तथा मरुस्थल मार्च के लिए उत्तरदायी जो कारक है वो बरखान बालू स्तूप है। क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक मरुस्थल मार्च है वो हरियाणा राज्य में, तो सर्वाधिक मरुस्थल मार्च के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? क्या कारण है भाई? तो एक बालू का स्तूप है और जिसे हम कहते हैं बरखान बालू का स्तूप। ये गतिशील बालू का स्तूप होते हैं भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो यही क्या करता है? मरुस्थल मार्च के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मरुस्थल का ढाल किस तरफ है? तो मरुस्थल का ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब हमने बात की है भाई, अभी ये फाइल किस तरफ रहा ये भी हमने बात कर ली। ये मान लीजिए राजस्थान है और ये आपकी अरावली। तो मरुस्थल का ढाल हम बात करें तो नीचे की तरफ है भाई, उत्तर पूर्व से यहाँ से नीचे की तरफ दक्षिण पश्चिम की तरफ है। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? तो मरुस्थल की लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थल मार्च जो ना सेम वैसी ही डेफिनेशन हो जाएगी मरुस्थलीकरण। मरुस्थल के लगातार आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको मरुस्थलीकरण कहते हैं। और इसके लिए निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं भाई। मरुस्थलीकरण होने के कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि वनोन्मूलन, वनों को काटना, यानी कि हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो क्या होगा भाई? मरुस्थलीकरण हो जाएगा। निर्वनीकरण, वन का समाप्त होना, यानी कि वन वगैरह नष्ट हो जाते हैं तो ये निर्वनीकरण हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो पेड़ पौधों को काटना है। एक जलवायु परिवर्तन भी इसका कारण हो सकता है। सन 1973 में राजस्थान में 101 दिन वर्षा होती थी, जो कि वर्तमान में घट करके औसतन वर्षा दिनों की संख्या वो 29 दिन रह गई है भाई। 1973 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 101 दिन वर्षा हुआ करती थी और वर्तमान में केवल 29 दिन ही वर्षा होती है। तो ये भी कारण हो सकता है मरुस्थलीकरण का। वर्षा के कम होने पर तापमान में बढ़ोतरी, वर्षा कम होगी तो तापमान ऑटोमेटिक बढ़ेगा और इसी कारण से चट्टानों में अपक्षय की प्रक्रिया होती है। चट्टानें टूट टूट करके क्या करती है? मिट्टी का निर्माण कर लेती है। अपक्षय का अर्थ क्या होता है भाई? चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट करके बिखर जाना अपक्षय कहलाता। मैंने अभी बता दिया आपको ये चीजें। पवन के द्वारा अपर्दन, मतलब वायु के द्वारा भी क्या होता है? मिट्टी जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती थी, यानी कि मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ये भी पवन के द्वारा भी अपर्दन होता है भाई, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, जिसके कारण अरावली पर्वतमाला में 12 अंतराल हैं। इस कारण मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है भाई। अरावली पर्वतमाला है ये बीच बीच में ऐसे टूटी फूटी है ऐसे, तो ये वाले जो स्थान है ना, यहाँ से मिट्टी इस साइड में जो मैदानी भाग है उस तरफ चली जाती है और इसी कारण से मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है भाई। एक ये कारण हो सकता है जनसंख्या तथा नगरीकरण, मतलब जनसंख्या की बढ़ोतरी और हम क्या कर रहे हैं? नई नई फैक्ट्रियाँ वगैरह या कारखाने स्थापित करने के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो वो भी कारण हो सकता है मरुस्थलीकरण का।
अतिचारण या पशुचारण, हमारे जो गाय जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी हैं, उनको हम अतिचारण करवा लेते हैं, इस कारण से हमारी वनस्पति नष्ट हो जाती, तो वो भी कारण हो सकता है। मृदा का अनुचित प्रबंधन, मृदा का सही से प्रबंधन नहीं करना, ये भी कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण मरुस्थल है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया हो रही है भाई। आगे, मरुस्थलों को रोकने के निम्न प्रकार उपाय, क्या क्या उपाय कर सकते हैं मरुस्थल को रोकने के लिए। देखिए, वृक्षारोपण सबसे महत्वपूर्ण तो यही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ये मिट्टी को आगे बढ़ने से रोकते हैं भाई। सामाजिक वानिकी विकास करना तथा वृक्षारोपण करना, सेम वही चीज़ है। शेल्टर बेल्ट विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा एक कतार में वृक्षारोपण करना। कहने का मतलब ये है कि भाई लगातार एक कतार में हम वृक्षारोपण करेंगे ना, जैसे यहाँ पर ये जो कर रखा हमने, ये जो वृक्षारोपण करेंगे ना तो मिट्टी है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ से, जैसे पहले हमारे यहाँ पर जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा गई, फिर यहाँ पे वो कम हो गई, फिर धीरे 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 कम हो जाएगी। कतार में होंगी तो वो टकरा करके मिट्टी वहीं रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। आगे देखिए भाई, मृदा का उचित प्रबंधन करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। उचित प्रबंधन यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा देना भाई। जनसंख्या पर नियंत्रण करना, ये कुछ उपाय हम अपना करके मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। एक संस्था भाई काजरी, नोट लगा के इसलिए लिखा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। काजरी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ही इसकी स्थापना की गई है भाई। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ही इसकी स्थापना की गई है। अब इसकी जब इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं भाई। इसकी स्थापना है 1959 में की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। ये पूछा गया भाई, काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही कि भाई मरुस्थलीकरण को रोकना या फिर मरुस्थलीकरण को सीमित करना। ये आपका काजरी है ना, ये याद रख लेना भाई, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। संयुक्त राष्ट्र संघ 1994 में 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया गया था, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई। मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को। 17 जून को 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया गया और 17 जून 1995 को प्रथम बार मनाया गया। मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून को मनाया जाता है। सबसे पहली बार कब मनाया गया? 17 जून 1995 को। 29वां मरुस्थलीकरण दिवस है वो 17 जून 2023 को मनाया गया भाई। 29वां 17 जून 2023 को मनाया गया 29वां मरुस्थलीकरण दिवस। तो 30वां कब हो जाएगा? 30वां हो जाएगा 17 जून 2024 को। ठीक है ना, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। थीम क्या रखी गई भाई इसकी? अभी मैंने ना करंट में आप याद रख लेना 30वां, अभी 29वें की थीम बता रहा हूँ कि उसकी भूमि उसका अधिकार, उसकी भूमि उसका अधिकार, हर लैंड हर राइट्स। ये थीम रखी गई 29वें मरुस्थलीकरण दिवस की 17 जून 2023 को। अब भाई हमारे मरुस्थल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई है। अब मरुस्थल जो है, थार के मरुस्थल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक आता है शुष्क मरुस्थल, जहाँ पर वर्षा जो है ना, इसकी मात्रा की हम बात करें 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दो भागों में बांटते हैं थार के मरुस्थल को। एक तो 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला है वो शुष्क मरुस्थल कहलाएगा, और एक इससे थोड़ा सा ज़्यादा 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो स्थान है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, ये मान लीजिए हमारा राजस्थान है, ये आपका हो जाएगा भाई अरावली, और इसमें देखिए ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ना, ये इन दोनों को अलग करती है भाई, दोनों भागों को। यहाँ पर ये आपकी है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो इससे इस साइड वाला जो भाग हो ना, ये वाला, ये कहलाएगा शुष्क मरुस्थल। इस साइड में थोड़ी ज़्यादा वर्षा होती तो अर्ध शुष्क मरुस्थल हो जाएगा। अब शुष्क मरुस्थल की बात कर लेते हैं कि इसको निम्न दो भागों में विभाजित, इसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। वर्षा कितनी? 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा। दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो बालू स्तूप युक्त, ऐसे स्थान जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं
और एक वे जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं होते उनको हम बालू स्तूप मुक्त क्षेत्र कह देते हैं। तो दोनों याद रख लेना भाई। तो पहले हम बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र कहते हैं, मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ओके, बालुका स्तूप का अर्थ क्या होता है? रेत का टीला। बालुका स्तूप, स्तूप मतलब एक आकृति इस प्रकार से और इसमें बालू से बना होता है तो उसको बालुका स्तूप कह देते हैं। तो बालुका स्तूप का अर्थ क्या हो जाएगा? रेत का टीला। रेत के टीले को धोरे या धोरियन भी कहते हैं भाई, ये भी याद रख लेना। रेत के बहुत सारे, ये तो एक की बात गई, अगर बहुत सारे हैं तो उसको धोरे या धोरियन भी कहा जाता है। धरियन भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये धरियन। ओके, रेत के टीलों को धोरे या धोरियन भी कहते हैं। अब बालुका स्तूप युक्त जो क्षेत्र है, एक मिनट, स्तूप युक्त जो क्षेत्र है, यहाँ पर दोनों के बारे में, अच्छा ये यहाँ पर बताना चाहिए था, यहाँ पे बता दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ तो है बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र और एक तरफ है बालू स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये वो स्थान है जहाँ पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं और ये वो स्थान है जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना भाई, ये परसेंटेज से क्वेश्चन बना है, याद रख लेना। तो बालुका स्तूप युक्त जो क्षेत्र होता है ये 58.50% भाग है किसका? शुष्क मरुस्थल का, ठीक है ना। ये शुष्क मरुस्थल का भाग है, ये इतना याद रख लेना भाई। शुष्क मरुस्थल का भाग है 58.50%, जबकि बालुका स्तूप मुक्त से पूछे तो 41.50% हो जाएगा। दोनों से क्वेश्चन बना है भाई, इसलिए बता रहा हूँ आपको। क्षेत्रफल है 1,28,028 वर्ग किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 85,660 वर्ग किलोमीटर। तो ज़्यादा कौन सा? बालुका स्तूप युक्त और कम बालुका स्तूप मुक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्या बताया है? एक क्वेश्चन है कि बालुका स्तूप युक्त के 40% भाग पर स्तूप आच्छादित ढका हुआ स्तूप आच्छादित है 16.3%। कैसे निकालेंगे भाई ये? देखो ये जो टेबल दे रखी है ना, ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः नहीं आते हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो इसको देख लेना। अगर 0 से 20% पूछे तो 11.5, 20 से 40% तो 4.8, 40 से 60 तो 14.7 और 60 से 80 तो 18.6 और 80 से 100 तो 8.9। ये वो प्रतिशत हैं जो बालुका स्तूप से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो 16.3। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, अगर आ जाते हैं तो आप कर देना अभी। अब हम बालुका स्तूप की बात करते हैं, इस वाले क्षेत्र की, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्रफल देख लिया और इसका प्रतिशत देख लिया। अब बालुका स्तूप का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करें तो इसकी वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया उसकी बात करते हैं। तो इसमें बालुका स्तूप बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जिसमें अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है, बहुत सारे होते हैं भाई, उनको एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे भाई। पहले हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप की। तो पवनों की दिशा के समानांतर, वायु की दिशा के अगर समानांतर बालुका स्तूप बनते हैं तो वो आपके अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं भाई, जैसे वायु की दिशा ये है तो ये इसी के समानांतर बन रहे हैं ऐसे। ये जो बालुका स्तूप होंगे ये आपके कहलाएंगे भाई अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। इसका विस्तार कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर ग्रामीण में ये फैले हुए हैं भाई अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अन्य बालुका स्तूपों की तुलना में वनस्पति अधिक है भाई। जो अन्य आगे आएंगे ना उनकी तुलना करेंगे तो इस क्षेत्र में आपको वनस्पति देखने को मिलेगी। बालुका स्तूपों की लंबाई है वो सर्वाधिक होती है इनकी। थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, यहाँ पर स्तूप लिखना हम भूल गई। तो बालुका स्तूप की लंबाई है वो इसमें सर्वाधिक है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप की, और यहाँ पर वनस्पति भी आपको देखने को मिल सकती है। तो पहला हो गया। दूसरे हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालुका स्तूप है। पवनों की दिशा के समकोण, जैसे पवन की दिशा ये है और ये इसके समकोण बनता भाई, इस प्रकार से बनता है। ये जो बालुका स्तूप ऐसे जो बनेगा ना ये आपका अनुप्रस्थ बालुका स्तूप हो जाएगा। अंग्रेजी में बात की ट्रांसवर्स कहते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा।
अब देखिए इसका विस्तार कहाँ पर है, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है भाई, पुंगल बीकानेर में है, झुंझुनू चूरू में भी इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राउतसर, हनुमानगढ़, ये कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। बरखान बालू का स्तूप की बात करें तो अर्धचंद्राकार आकृति होती है भाई बरखान बालू का स्तूप की, अर्धचंद्राकार आकृति होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका भाई अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या क्या कहलाते हैं, तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम बरखान कहते हैं। अब इनकी जब बात करते हैं, देखिए बरखान की मध्य में चौड़ाई है वो अधिक होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा भाई बालू का स्तूप, ये इस प्रकार की आकृति बनती है भाई, किनारों पे पतले होते हैं और मध्य में क्या होते हैं भाई, चौड़े होते हैं। ठीक है, पवनों की दिशा वाला जो भाग है वो उन्नतोदर कहलाता है, यानी कि पवन की दिशा की तरफ ये वाला जो भाग है, इस साइड वाला भाग, ये पवन की दिशा है तो इस साइड वाला भाग उन्नतोदर कहलाएगा, और पवन के विपरीत जो भाग है वो नतोदर कहलाएगा। जैसे हम बात करें ना तो ये इस प्रकार से उठा हुआ होता है भाई, ये इस प्रकार से होता है, अगर जमीन पे हम बात करें तो इस प्रकार से होता है, ये आपकी वायु है और इधर से वायु आ रही है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपर उठा हुआ भाग, ये आपका उन्नतोदर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, उन्नतोदर कहलाएगा, और इसके विपरीत वाला जो भाग है ना, इस साइड वाला भाग, विपरीत वाला भाग, ये आपका नतोदर कहलाएगा भाई, ये निम्न भाग होता है। ये तो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, अगर इसको हम जमीन पे देखेंगे ना तो किस प्रकार का नजर आएगा, ये इस प्रकार से होता है भाई, अर्धचंद्राकार स्थिति बनती है, ये वायु की दिशा में है तो वो भाग तो आपका ऊपर उठा हुआ उन्नतोदर, और वायु की विपरीत दिशा में ये वाला भाग आपका नतोदर कहलाएगा, जो कि निम्न भाग होता है। यहाँ पर आपका पतला होगा जबकि बीच में चौड़ा होगा, सेम वही चीज है। ठीक है, तो इसका विस्तार की हम बात करें, विस्तार कहाँ, ये पूछा जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट लगा लेना। भालेरी चूरू में आपको देखने को मिल सकते हैं, सिक्कर, ओशिया जोधपुर ग्रामीण में, और करणी माता देशनोक में इस प्रकार के आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, बरखान प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक आपसे पूछे तो चूरू में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंस है भाई, कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं कि मरुस्थल के विस्तार के लिए कौन सा बालू का स्तूप उत्तरदायी होता है, तो सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप बरखान होता है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं भाई, तो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप यही होता है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, इस कारण मरुस्थलीकरण है वो इससे ज्यादा होता है। आगे देखिए, ताराकार बालू का स्तूप की बात करते हैं तो अनियमित हवाओं के प्रवाह द्वारा निर्मित होता है। ये अनियमित रूप से हवाएं तेज स्लो हो तो उससे इस प्रकार की आकृति अगर बन जाती है बालू का स्तूप की, तो वो ताराकार बालू का स्तूप कहलाएगा, और इसका विस्तार है वो सोवनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, यहाँ पर इसका बालू का स्तूप है वो ताराकार बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। यारडन बालू का स्तूप, ये लहरदार होते हैं भाई, लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, लहरदार बालू का स्तूप कहते हैं इनको, और इनका उपनाम उर्मिका भी है भाई, उर्मिका। ये ऐसे बन जाते हैं, आपने देखा होगा लहर सी बन जाती है, मिट्टी है किसी स्थान पे ऊपर, किसी स्थान पे नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे होती है। इसका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में देखने को मिलता है। ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, इन सभी स्थानों पर इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिल सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बनती है भाई। नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करें तो लगातार बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाएगा भाई, नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाएंगे। ये लगातार देखिए, ये बालू का स्तूप, फिर ये आगे इसी प्रकार की कंडीशन में मिलती है, तो ये जो होंगे ये नेटवर्क बालू का स्तूप होंगे। इसका विस्तार है वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। सब्र काफिज, ये भी पूछा गया भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे बालू का स्तूप को सब्र काफिज कहते हैं, छोटे छोटे जो बालू का स्तूप बनते हैं ना उनको सब्र काफिज कहते हैं। ये संपूर्ण मरुस्थल में आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये पेड़ जो वनस्पति है ना उनके पास में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर वायु की दिशा ये है, इस साइड में वायु जा रही है, तो यह आपका पादप है, और इस पेड़ के पास में यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी हो गई, और मिट्टी इकट्ठी होने से छोटा सा टीला बन गया, उसको हम सब्र काफिज बालू का स्तूप कहते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप, तो अवरोध के कारण निर्मित बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। अगर आगे पर्वत आ गया, कोई पेड़ आ गया, कोई चट्टान आ गई, या फिर कोई मकान वगैरह इस प्रकार से कुछ भवन आ गए, तो उनसे अवरोध आने से अगर बालू का स्तूप बनते हैं तो वह आपके क्या कहलाएंगे, अवरोधी बालू का स्तूप। जैसे अवरोध क्या हो सकते हैं भाई, पेड़, झाड़ी, पर्वत, इनका अवरोध अगर हो जाए तो उनके पास में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, और वो अवरोधी बालू का स्तूप बनाते हैं। विस्तार कहाँ पर है इसका भाई, जोबनेर, जयपुर ग्रामीण में देखने को मिल सकता है। हर्ष की पहाड़ी, सीकर, पुष्कर की पहाड़ियाँ, अजमेर, कुचामन, यहाँ पर आपको अवरोधी बालू का स्तूप देखने को मिल सकते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप,
पैराबोलिक बालू का स्तूप बरखान का विस्तारित रूप या बरखान का विपरीत रूप है भाई ये। यानी कि बरखान है वो इस प्रकार से बनता है, मैंने अभी बताया था आपको, बरखान जो वायु की दिशा में है, एक मिनट मैंने उल्टा बना दिया क्या, ऐसे बनता भाई, ऐसे। वायु की दिशा वाला जो भाग है ना, ये तो ऊपर उठा हुआ होता है, जबकि विपरीत दिशा वाला भाग अंदर की ओर दशा होता है, बीच में चौड़ा होता है, साइडों में पतला होता है। लेकिन ये बरखान के विपरीत रूप होता है भाई। विपरीत रूप मतलब वायु की दिशा वाला भाग, वायु इधर से आएगी भाई, ये तो पतला हो जाए, अंदर की ओर धसा हुआ भाग होगा, जबकि ये ऊपर उठा हुआ होगा। तो इसकी आकृति महिलाओं की हेयर पिन के समान इसकी आकृति होती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये। जैसे ये देख सकते हैं आप, अगर ये बरखान की बात करें ना, तो वायु इस साइड से मिलेगी आपको, और वायु की साइड वाला भाग ऊपर उठा हुआ होगा, विपरीत दिशा वाला नीचे बैठा हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप की, तो वायु वाला जो भाग होता है, ये भाग आपका अंदर की ओर मिलेगा, और जबकि वायु के विपरीत वाला भाग उठा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका भाई पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये हमें सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, इनमें आपको इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में है भाई। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पे मिलते हैं? जैसलमेर में मिलते हैं। अधिकांश सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण में मिलेंगे। ये दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए भाई। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है भाई, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पे मिलते हैं? तो जैसलमेर में। सभी जितने भी हमने पढ़े हैं वो सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पे मिल सकते हैं? तो जोधपुर ग्रामीण में मिल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सीप क्या होती है कि जब हवा द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो मिट्टी के अभाव में पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है। मतलब अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप का ही रूप है एक, वायु चलती है और वायु से अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप का निर्माण होना, लेकिन वहां पे मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पाती है, और इस कारण से क्या हो जाता है, वो पूर्ण विकसित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप नहीं बन पाता है। तो उसको हम सीप बालू का स्तूप कह देंगे भाई, सीप कह देंगे। और ये अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप है भाई, पूछा जा सकता है ये। जैसे वायु की दिशा ये अर्ध, इस साइड में मिट्टी नहीं मिली, तो इस प्रकार से बालू का स्तूप बन गया ये, इस प्रकार से, तो ये सीप कहलाएगा। धरियन क्या होता है? लहरदार गतिशील बालू के स्तूपों को धरियन कहते हैं। गतिशील बरखान होता है, बरखान लहरदार बन जाता है, या फिर लहरदार जो बालू का स्तूप ऐसे होता है ना, और वो गतिशील हो, तो वो धरियन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहले वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है भाई। बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये देखिए, बालू का स्तूप युक्त। अब हम बालू का स्तूप मुक्त, जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं, उस भाग की बात कर लेते हैं। बालू का स्तूप मुक्त, और ये 41.50% भाग बनाता है भाई, 41.50% भाग बनाता है। मरुस्थल के प्रकारों की हम बात करें तो ये अलग अलग प्रकार में विभाजित किया गया। इसमें हमादा किसे कहते हैं? चट्टानी पथरीला जो मरुस्थल होता है वो हमादा कहलाता है। एक होता है इर्ग को हम रेतीला जो मरुस्थल है वो इर्ग कहलाएगा, और एक रेंग हो जाएगा। रेंग में ये दोनों मिक्स होंगे भाई, हमादा और इर्ग दोनों ही प्रकार का मिश्रित रूप होगा, और एक कहलाए। कहने का मतलब, अगर चट्टानी मरुस्थल मिलेगा तो हमादा, रेतीला भाग मिलेगा तो इर्ग, और दोनों मिलेंगे तो रेंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहले हमादा की बात करते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, हमादा की बात करते हैं। देखो भाई, इधर तो ये आपका पोखरण है, पोखरण जो जैसलमेर में पड़ता है। इधर आपका बालोतरा है, ठीक है, और इधर फलोदी है। ये जिले हैं भाई अपने आप में। तो पोखरण, बालोतरा और फलोदी के बीच ये वाला जो स्थान है ना, इस स्थान में आपको इस प्रकार के मरुस्थल देखने को मिल सकता है। हमादा मरुस्थल आपको देखने को मिल सकता है। दोबारा से याद रख लेना भाई, बता देता हूं। पोखरण से लेकर के बालोतरा, बालोतरा से फलोदी, और फलोदी से पोखरण, ये जो त्रिभुज के आकार की संरचना बनती ना, इस स्थान में आपको हमादा मरुस्थल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए, एक सीज नामक एक संस्था बनाएगी, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन कहते हैं भाई, अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित किया गया इसको। ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है ये। तो सौर ऊर्जा के लिए ये सोलर एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है, तो ये चीज याद रख लेना भाई। और ये हमादा याद रख लेना, पोखरण, बालोतरा और फलोदी के बीच में। लाठी सीरीज क्या होती है भाई? यहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार। लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी होती है, ये भूगर्भिक जल पट्टी होती है, और इसका विस्तार कहाँ होता है? तो मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण, जैसलमेर तक इसका विस्तार है भाई। लाठी सीरीज जो कि एक जल पट्टी होती है, जमीन के अंदर जल पट्टी होती है, और ये मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण, जैसलमेर तक फैली हुई है।
और यहाँ पर ये लाठी सीरीज के अकॉर्डिंग एक आक्कल गांव पड़ता है, उस आक्कल गांव में आपको देखने को मिल सकती है। और आक्कल गांव में एक आक्कल वुड फॉसिल पार्क है वो बना हुआ है भाई, आक्कल वुड फॉसिल पार्क, ठीक है ना, आक्कल गांव के अंदर जैसलमेर में। यहाँ पर नलकूप पाया जाता है जिसे चांदन का नलकूप कहते हैं और इसे थार का घड़ा भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए लाठी सीरीज भूगर्भिक जलपट्टी मोहनगढ़ से विस्तार पोखरण तक है, आक्कल गांव जहाँ पर आक्कल वुड फॉसिल पार्क मिलता है, और यहाँ पर एक नलकूप है जिसे चांदन का नलकूप कहते हैं जो कि मीठे पानी निकलता है भाई, और इसे थार का घड़ा भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए सेवन घास की बात करते हैं, वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सेवन घास से संबंधित महत्वपूर्ण क्या हो सकता है भाई, प्रजनन स्थली, ये किसकी, गोडाउन की जो राज्य पक्षी है और उसकी प्रजनन स्थली मानी जाती है सेवन घास। वैज्ञानिक नाम याद रख लेना, कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरियोसिप्स नाइग्रिसेप्स सेवन घास का साइंटिफिक नेम है। अब इस चांदन नलकूप को थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। ये आपका मोहनगढ़ है और ये आपका पोखरण है जैसलमेर, इनके मध्य ये आपको जल की एक पट्टी देखने को मिल सकती है भाई, ये आपकी जल की पट्टी है, इसमें जल आपको देखने को मिलेगा और ये आक्कल गांव में देखने को मिलता है। और इस आक्कल गांव में इस भूगर्भिक जल पट्टी में आपको सेवन घास देखने को मिलेगी जो कि गोडाउन की प्रजनन स्थली है, ठीक है, ये सेवन घास है। और यहाँ पर आक्कल गांव में ही एक नलकूप बना हुआ जिसको हम चांदन नलकूप कह देते हैं। और इस चांदन नलकूप की हम बात करें तो इसे थार का घड़ा कहते हैं भाई, क्वेश्चन बन सकता है, थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहते हैं। और इस भूगर्भिक जल पट्टी की लंबाई पूछे तो लगभग 60 किलोमीटर है। ओके, तो ये आपका शुष्क वाला जो भाग है ना, एक मिनट, हमादा ओनली हमादा कैसे आया भाई, एक मिनट रुकना, आगे बालू का स्तूप, ये तो इसमें समझाया गया है, एक मिनट रुकना भाई, आगे मैं देख लेता हूँ ये मिस्टेक कैसे हो गया, हमादा ही कैसे आया ओनली, आगे करनाली नागौर उच्च भूमि, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, आगे कहीं पे हो शायद। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नखलिस्तान बजादा, भाई ये यहीं पे समझा दिया ना इसको, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ भाई, ये क्या तो एक पेज मिस हो गया होगा कोई यहाँ से। देखो भाई रेतीला जो मरुस्थल है वो तो इर्ग कहलाएगा, यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोशिश करूँगा इसका ज़्यादा मैटर मिले तो। और रेतीला और आपका चट्टानी दोनों मिलते हैं तो वो आपका मिश्रित रूप रेंग कहलाएगा। और हमादा की हमने बात कर ली, चट्टानी या पथरीला भाग, ठीक है। सेवन घास लाठी सीरीज की बात कर ली। अब शुष्क मरुस्थल आपका कंप्लीट हो गया, अब आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल थोड़ा सा बड़ा भाग है भाई, कोशिश करते हैं अगर इस भाग में कंप्लीट हो जाती है तो एक बार देख लेता हूँ कितना बड़ा है, क्योंकि टाइम भी बड़ा ज़्यादा हो गया ना। ये कई बार क्या जो पेज है ना, पेज सेम की समस्या, गंगर बेसिन नागौर उच्च भूमि, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, और ये यहाँ पे अरावली प्रदेश है तो बड़ा भाई, है ना। चलो करते हैं भाई, 10-15 मिनट और लगेंगे इस क्लास में, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए शुष्क मरुस्थल तथा अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित जो भाग है, शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के मध्य का जो भाग है वो कहलाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। एक बार इसको हम एक डायग्राम जो मैप दे रखा ना, इसके द्वारा इसको पूरे को समझ लेते हैं भाई, इस कंप्लीट को ही हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखना भाई, जैसे ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना, इस भाग की बात कर रहे हैं। ये बीच में आपका ये तो अरावली प्रदेश है भाई, यहाँ पे ये वाला अरावली प्रदेश है पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये तो अरावली प्रदेश है यहाँ तक ये वाला। इसके इधर वाला ये वो पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा, मरुस्थल का भाग है, ठीक है ना, मरुस्थल का भाग है ये। और मरुस्थल के भाग में ये जो भाग है ये आपका शुष्क मरुस्थल कहलाएगा, ये शुष्क मरुस्थल होगा। और शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत हम बात करें, शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं भाई, एक तो ये वाला भाग हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट,
ये आपका बालू का स्तूप युक्त हो जाएगा। और ये जो बीच में थोड़ा सा दे रखा है जिसकी हमने अभी बात की थी, जो हमादा कहलाता, वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाएगा। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इसमें वर्षा रेखा की जरूर याद रख लेना भाई। ये जो है ना, यहाँ से जैसलमेर का कुछ भाग होता है सम तहसील वाला, ये और कुछ बाड़मेर का, तो ये 10 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा यहाँ पे देखने को मिलती है। और एक ये होती है यहाँ से इस साइड में होते हुए, ये आपकी 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा ना, ये आपके मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। एक तो आपका शुष्क मरुस्थल और एक आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थल की हमने बात कर ली, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। दोबारा से बता देता हूँ भाई, इसमें टाइम लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये डायग्राम समझ में आ गया ना, पहले मैंने बताया नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब बता देता हूँ। ये जो समवर्षा रेखा ना, ये वाली जो मैं रेड कलर में बना रहा हूँ, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और एक ये यहाँ पर है समवर्षा रेखा, इसको कहते हैं भाई 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आपसे पूछ ले भाई 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये किसको बांटती है, तो ये आपकी अरावली और मरुस्थल को बांटती है भाई। इस 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की इस साइड वाला भाग तो अरावली प्रदेश होगा और इस साइड वाला पूरा का पूरा मरुस्थल होगा। अब मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक आपका ये जो 25 सेंटीमीटर के और 40 सेंटीमीटर के बीच वाला जो क्षेत्र है, ये आपका कहलाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जो होता है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जो कि अधिकांश मरुस्थल हो जाएगा, और बीच में ये जो भाग है पोखरण है, इधर आपका पोखरण बालोत्रा, और हमने अभी बात की थी भाई ये जो भाग है ना जहाँ पर त्रिभुज का साकार बनता है, वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका शुष्क मरुस्थल की हम बात कर चुके हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल की हम बात करते हैं ना, तो ये 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में होगा। इसको हम निम्न चार भागों में बांटते हैं भाई। ये जो ऊपर वाला भाग है, ये आप देख सकते हैं भाई, ये वाला जो भाग है ये आपका घग्गर बेसिन कहलाएगा भाई। घग्गर बेसिन जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। और ये जो भाग है ना, ये क्रॉस लगा रखे हैं, ये जो भाग है ये आपका कहलाएगा भाई शेखावाटी बेसिन। ठीक है, इनकी डिटेल से बात करेंगे भाई। ये शेखावाटी बेसिन है, और बीच में ये जो भाग है जिसमें आपको ग्रीन कलर की कुछ बिंदुएं देखने को मिलती है, ये नागौर उच्च भूमि है। और इसके नीचे वाला जो ये भाग है, ये आपका जो लाइनें बनी हुई हैं पिंक कलर में, ये आपका लूणी बेसिन वाला भाग हो, जहाँ पर लूणी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और इधर के इस साइड वाला जो भाग है ये वाला, ये आपका अरावली प्रदेश हो गया। ये अरावली प्रदेश है। अरावली के इधर ये आपका हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं मरुस्थल की। तो मरुस्थल की दोनों चीज़ें मैंने इस स्ट्रक्चर के द्वारा समझा दी है भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे ना, तो ये भाग है, इसमें आपका हनुमानगढ़ आ जाएगा, श्रीगंगानगर का कुछ भाग हो जाएगा, अनूपगढ़ का थोड़ा थोड़ा भाग इनका आ जाएगा भाई। यहाँ पे झुंझुनू है, सीकर है, चूरू है, वो आ जाएंगे शेखावाटी बेसिन में। नागौर उच्च भूमि में इधर आपका अजमेर का थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, नागौर का आ जाएगा, कुछ पाली का हो जाएगा, और नीचे लूणी बेसिन में पाली रही, उदयपुर वगैरह, सॉरी उदयपुर तो यहाँ पे आ गया ना, पाली जालोर है, सिरोही है, ये वाले भाग आ जाएंगे भाई। सिरोही इस साइड में है भाई, सिरोही नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, तो ये लूणी बेसिन वाले हो गए। अब इनकी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई। थोड़ी क्लास जरूर लंबी होगी, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप पढ़ेंगे ना तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए भाई, इसकी हम बात कर चुके हैं भाई। शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के बीच का जो स्थान है ना, वो अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्क मरुस्थल तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है, वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भाई। शुष्क और अर्ध शुष्क को विभाजित करने वाले 25 सेंटीमीटर, और थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाले भी 25 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, आगे देखिए, शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल का पश्चिमी भाग। देखिए, हम जब राजस्थान के मैप की बात करते हैं, थोड़ा सा ऐसे रफली डायग्राम बना लेते हैं भाई, हैं ये आपकी। ठीक है, मरुस्थल का पूर्वी भाग और अरावली, सॉरी ये देख रहे थे हम शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल ये वाला भाग है भाई, ये भाग है। तो शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग ये यहाँ पे, और अर्ध शुष्क मरुस्थल का पश्चिमी भाग ये वाला। पश्चिमी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करते हैं। सेम वही चीज है भाई।
ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ना, इसमें कुछ भाग तो आपका शुष्क मरुस्थल का आता है, कुछ भाग आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल का आता है। ठीक है, मरुस्थल का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला को, जबकि पश्चिमी भाग 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। देखिए मैंने इस स्ट्रक्चर में आपको आगे है भाई, ये देखिए भाई, ये आपका 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये पश्चिमी भाग है, और ये आपका 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो अरावली को स्पर्श करती है। शुष्क मरुस्थल प्रदेश 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित होता है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी हो जाएगी? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है भाई। अरावली पर्वतमाला की पूर्व में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है पूर्व में, जबकि पश्चिम में 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। आप देखेंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे भाई, ये देखिए, ये जो हम बात करें ना ये वाली, एक बार इसको मिटा देते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे मिटा दिया। ये जो समवर्षा रेखा है ये तो आपकी 40 होगी, और ये समवर्षा रेखा ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होगी। ये जो 50 है ना, ये इस राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है, आगे देखिए, थार मरुस्थल का निर्माण पेलियो आर्कटिक युग में, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बन सकता है। थार मरुस्थल का निर्माण पेलियो आर्कटिक युग में सहारा मरुस्थल से चलने वाली पश्चिमी पूर्वी पवनों के साथ लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ भाई। पेलियो आर्कटिक युग में निर्माण हुआ है थार के मरुस्थल का। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा समझते कि ये सहारा मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका में है, और ये पेलियो आर्कटिक युग की बात चल रही है, ये था आपका थार का मरुस्थल। यहाँ से वायु है, मिट्टी है, इस वायु के द्वारा यहाँ से यहाँ लाई गई भारत के पश्चिमी भाग में, और इस भाग में मिट्टी इकट्ठी होने से थार का मरुस्थल का निर्माण हो गया। थार का मरुस्थल राजस्थान में क्षेत्र 2,10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जबकि पूर्ण थार का मरुस्थल है ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ऐसे कैसे बता दिया भाई। थार के मरुस्थल का राजस्थान के अकॉर्डिंग क्षेत्र हम बात करें तो 2,10,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का थार का मरुस्थल है, और पूर्ण मरुस्थल है ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई इसकी 640 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। शुष्क मरुस्थल की बात होगी, अब अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। ठीक है, तो पहले हम घग्गर बेसिन की बात करते हैं। घग्गर बेसिन जो है उत्तरी भाग मालवा का मैदान है भाई। घग्गर बेसिन जो ऊपर वाला भाग है ना, जहाँ पर आपकी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, रेणुकगढ़ ये आते हैं, तो ये मालवा के मैदान से निर्मित हुआ है। दक्षिणी भाग जो होता है घग्गर बेसिन का वो शेखावाटी या शुष्क मरुस्थल का भाग है। ठीक है, पूर्वी भाग की बात करें तो हरियाणा राज्य, और पश्चिमी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से अलग होता है भाई। इस चीज़ को समझना भाई। देखिए ऊपर तो मालवा का मैदान है घग्गर बेसिन के, दक्षिण में शेखावाटी शुष्क मरुस्थल है, पूर्वी भाग में हरियाणा राज्य है, और पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कौन कौन से जिले आते हैं भाई घग्गर बेसिन में? श्रीगंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, और अनूपगढ़ है ना, इसका उत्तरी भाग आता है। ठीक है, घग्गर बेसिन के अंतर्गत। इस घग्गर बेसिन में सेम की समस्या, ये तो मरुस्थल के अंतर्गत देखने को मिलती है भाई। सेम की समस्या क्या होती है? तो ये मरुस्थल में देखने को मिलती है। कैसे? देखिए, जल की मात्रा अधिक, और मृदा की अंतिम परत है वो कैल्शियम प्लस जल, कैल्शियम का जमाव भाई। नीचे ना ये वाली जो नीचे की परत होती है, यहाँ पर कैल्शियम और जल पाया जाता है। अब ये जल नीचे आएगा ना, बहुत मात्रा में जल होगा, तो ये कैल्शियम यहाँ से निकल करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये जल तो वाष्पित हो जाता है, लेकिन कैल्शियम का ऊपर की ओर जमाव हो जाता है। कैल्शियम ऊपर की ओर जम जाता है, इसे सेम की समस्या कहते हैं। तो सेम की समस्या, जल की मात्रा अधिक होने पर जल मृदा की अंतिम परत, मृदा परिच्छेदिका से जाकर के कैल्शियम से मिल जाता है, और यह दोनों मृदा के ऊपर आ जाते हैं। जल तो वाष्पित हो जाता है और कैल्शियम की परत ऊपर की ओर जम जाती है, जिसे सेम की समस्या कहते हैं। सेम की समस्या को दूर करने के लिए हम जिप्सम तथा रॉक फॉस्फेट का उपयोग करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम और रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। यह समस्या सर्वाधिक हनुमानगढ़, बड़ोपल व श्रीगंगानगर में देखी जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये हमें हनुमानगढ़ में सर्वाधिक, बड़ोपल में और श्रीगंगानगर में देखने को मिलती है भाई। आगे नाली नट या पाट, नाली नट या पाट। तो घग्गर नदी के प्रवाह का जो क्षेत्र है ना, घग्गर नदी है वो आपके हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर इनमें बहती है। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर हम बात करें,
घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वो नाली, नट या पाट कहलाता है। बग्गी क्षेत्र, जो बग्गी क्षेत्र या उपजाऊ क्षेत्र, ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में है भाई। सर्वाधिक अम्लीयता व क्षारीयता की समस्या घग्गर बेसिन में देखने को मिलती है। सर्वाधिक अम्लीयता व क्षारीयता की समस्या घग्गर बेसिन में होती है। देखिए और थोड़ा बहुत जो बच जाता है ना वो घग्गर नदी पढ़ेंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके इस भाग की हमने बात कर ली घग्गर बेसिन की। अब शेखावाटी प्रदेश या बांगर प्रदेश की बात करते हैं। बांगर इस क्षेत्र में इस भाग में कौन कौन से जिले आते हैं भाई? देखिए चूरू आता है, सीकर है, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग है वो आपके शेखावाटी प्रदेश या बांगर क्षेत्र में आता है। शेखावाटी प्रदेश में चूने की परत पाई जाती है और इस कारण जल चूने की परत में नीचे बहता रहता है। चूने की परत के नीचे बहता है भाई जल शेखावाटी प्रदेश में। शेखावाटी प्रदेश में रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी तथा वनस्पति की कमी के कारण यहाँ दैनिक तापांतर अधिक रहता है। रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी और वनस्पति है, इनका यहाँ पर हम मात्रा कम देखने को मिलती है भाई। रेतीली मिट्टी तो है, मरुस्थलीय मिट्टी भी है, लेकिन वनस्पति कम पाई जाती है, इस कारण दैनिक तापांतर वो अधिक होता है। शेखावाटी प्रदेश का उत्तरी भाग है वो घग्गर का बेसिन। ऊपर की ओर बात करें तो घग्गर का बेसिन है। पूर्वी भाग अरावली प्रदेश है। ये हम देखिए वो अभी मैप पढ़ा ना उसमें हम समझ चुके हैं भाई इस चीज़ को। बार बार से मैप में चलेंगे ना तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। देखिए उत्तरी भाग तो आपका घग्गर का बेसिन, इसमें शुष्क मरुस्थल, इधर पर अरावली प्रदेश और नीचे आपके नागौर उच्च भूमि। ठीक है। पश्चिमी भाग वो शुष्क मरुस्थल है और दक्षिणी भाग नागौर उच्च भूमि है, इनको स्पर्श करता है। तो ये आपका जो शेखावाटी प्रदेश या बांगर प्रदेश है वो इतना ही है, यहाँ पे देख लेना। नागौर उच्च भूमि की बात करते हैं भाई। नागौर उच्च भूमि, इसका विस्तार है वो नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में है। नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में है भाई। और नागौर उच्च भूमि का पूर्वी भाग है ये अरावली पर्वतमाला है। पश्चिमी भाग में शुष्क मरुस्थल, उत्तरी भाग में शेखावाटी प्रदेश और दक्षिणी भाग में लूणी बेसिन को स्पर्श करती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो कुब्बड़ या बांका पट्टी से संबंधित बनता है। कुब्बड़, बांका या फ्लोरोसिस पट्टी या हांच बेल्ट भी कह देती हैं। ये मेड़ता, नागौर से पुष्कर, अजमेर के मध्य फैली हुई है। ये वह स्थान है जहाँ पर क्या है भाई खारे पानी है, उस खारा पानी के अंतर्गत फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जहाँ से फ्लोराइड के इस प्रकार के पानी पीने से जो लोग के देखिए बीच पीछे कुब्बड़ निकल जाता है ना, उसी प्रकार से कुब्बड़ सा निकल आता है यहाँ के पानी पीने से, तो इसी कारण इसको नाम दे दिया गया कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। प्रोफेसर एच.एस. शर्मा के अनुसार यहाँ की खारे पानी की झीलें तैतीस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि सागर के जल में मैग्नीशियम की अधिकता होती है जबकि यहाँ इस तत्व की कमी होती है। भैया एच.एस. शर्मा है, इन्होंने कुछ अलग ही बताया कि खारे पानी की झीलें तैतीस सागर का अवशेष नहीं है, और इन्होंने बताया कि सागर के जल में मैग्नीशियम की अधिकता होती है जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम तत्व पाया नहीं जाता है। ठीक है ना, ये इन्होंने बताया था भाई। इस क्षेत्र में कुचामन, नावा जो डीडवाना कुचामन में ही पड़ता है के अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं मिलती है भाई। इन स्थान कुचामन और नावा, डीडवाना कुचामन को छोड़ के अन्य स्थान पर पहाड़ियाँ हमें देखने को नहीं मिलती है। नागौर उच्च भूमि समुद्र तल से 300 से 500 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है वो 300 से 500 मीटर है। समुद्र तल, समुद्र जल का उच्च जल स्तर, समुद्र जल का उच्च जल स्तर, समुद्र है ना उसके ऊपर का जल स्तर, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। भारत में समुद्र तल का मापन चेन्नई, तमिलनाडु से किया जाता है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाला याद रख लेना 300 से 500 मीटर। अब चौथा जो आता है वो लूणी बेसिन आता है। लूणी बेसिन विस्तार कहाँ का भाई? अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण है ये जिला। अब ये आदत सी हो गई है भाई जोधपुर अकेले को पढ़ने की, तो जोधपुर नाम ही निकलता है। जोधपुर ग्रामीण की बात चल रही है। फिर जालोर है, सांचौर है, बालोतरा है, बाड़मेर है। ये वो जिले हैं जहाँ पर लूणी बेसिन है। नदी बेसिन का अर्थ क्या होता है भाई? एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे वो बहती है, उसे हम लूणी बेसिन कह देते हैं। लूणी बेसिन है, इसके उत्तर भाग में यह नागौर उच्च भूमि को स्पर्श करती है, दक्षिण भाग में गुजरात को स्पर्श करती है, पूर्व भाग में अरावली पर्वतमाला को स्पर्श करती है और पश्चिमी भाग में शुष्क मरुस्थल को स्पर्श करती है। इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियाँ, बालोतरा में है ये 56 की पहाड़ियाँ में स्थित पिपलूद में मरुस्थल की सर्वाधिक वर्षा होती है भाई। इसी कारण पिपलूद को मरुस्थल का माउंट आबू कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बालोतरा में। वहाँ पर पिपलूद है गांव, उस गांव के अंदर मरुस्थल
के पूरे मरुस्थल की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वहाँ पर होती है, और इसी कारण से पिपलुद को मरुस्थल का माउंट आबू कहा जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण, ये तो आपका हो गया भाई कंप्लीट, ठीक है। अब इन्हीं से संबंधित ये जो दूसरा पार्ट था ना अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला, वो भी कंप्लीट होता है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और मरुस्थलीय भाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। नकली स्थान क्या होता है? मरुस्थल में किसी झील के चारों तरफ हरियाली विकसित हो जाती है जिसे नकली स्थान कहा जाता है। जैसे ये झील बनी है, मान लीजिए ये झील है और इस चारों तरफ क्या हो गई, वनस्पति बन गई, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, नकली स्थान कह देंगे। ये कोलायत झील बीकानेर में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। बालसन क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में दो पर्वतों के मध्य जिस झील का निर्माण होता है, दो पर्वत हैं, जैसे एक ये पर्वत और एक ये पर्वत, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया भाई, ये झील बन गई, तो इसको हम बालसन कह देंगे, बालसन कहते हैं भाई इसको। और सांबर झील जो है ये इसी का उदाहरण है। इन पर्वतों के मध्य जब जल समाप्त हो जाता है तो इसे बजादा कहते हैं। देखिए वो बजादा आ गया ना, बजादा हमने पढ़ा था। देखिए ये पर्वत है और ये पर्वत है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, ये पानी खत्म हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे जो क्षेत्र बनेगा ना उसको हम बजादा कहते हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थर बहुत सारे हो जाते हैं, उनको बजादा कह देंगे। थार के मरुस्थल में निम्न नामों से, थार के मरुस्थल को निम्न नामों से जाना जाता है भाई। लीबिया का व मिस्र का जो था, लीबिया व मिस्र में सिटिर, तुर्कमेनिस्तान में कार्डम कहते हैं, और पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। थार के मरुस्थल निम्न संभाग व जिलों में विस्तारित है भाई। कौन कौन से भागों में या संभाग के अंतर्गत और कौन कौन से जिलों में फैला हुआ थार का मरुस्थल? पहले हम बीकानेर संभाग, इससे आपके संभाग भी क्लियर हो जाएंगे भाई थोड़े बहुत, कौन कौन से जिले आते हैं। बीकानेर संभाग की बात करें तो अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, इनमें आपको मरुस्थल देखने को मिल सकता है थार का मरुस्थल। जोधपुर संभाग में आ जाएगा जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। पाली संभाग की बात करें तो इसमें पाली है, जालोर है, सांचौर है, सिरोही, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगी। उदयपुर संभाग राजसमंद है इसके अंतर्गत, एक अकेला ही जिसमें मरुस्थल देखने को मिल सकता है। अजमेर के अंदर अजमेर, डीडवाना, कुचामुन, नागौर और ब्यावर। जयपुर संभाग में जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, इनमें आपको मरुस्थल देखने को मिल सकता है भाई। सीकर संभाग में सीकर हो जाएगा, एक तो चूरू है, झुंझुनू, नीम का थाना, ये वो जिले हैं जिनके अंतर्गत सीकर संभाग के अंतर्गत आते हैं और जो आपके मरुस्थल का स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो 2007 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 67% भाग पर मरुस्थल है भाई। 67% भाग पर आपको मरुस्थल है राजस्थान के अंतर्गत। इसरो 2007 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 61.11% भाग पर मरुस्थल है। कुल भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करें जितने भी हैं उनमें 61.11% भाग पर मरुस्थल है। और अरावली के पश्चिम में 58% भाग पर मरुस्थल। अगर ये देखिए अरावली है तो अरावली के पश्चिम की बात करें तो 58%, लेकिन कुछ मात्रा में जयपुर वगैरह जो जिले हैं ना उसमें इस तरफ भी है भाई, तो वो टोटल मिलाकर के 61.11% भाग पर मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान में विस्तारित है भाई, पाकिस्तान में भी है इसका भाग। थार के मरुस्थल भारत में निम्न 4 जिलों में विस्तारित है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इनमें आपको थार का मरुस्थल देखने को मिल सकता है। ईश्वरी प्रसाद कहते हैं भी थार के मरुस्थल को रुक्ष या सूखा प्रदेश कहते हैं, ईश्वरी प्रसाद। श्रीगंगानगर से बाड़मेर तक के क्षेत्र को महान मरुस्थल कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा भाई? थार का मरुस्थल है। इंपॉर्टेंट है ये, विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल। जैव विविधता का मतलब क्या होता है भाई? किसी क्षेत्र में पादप व जीव जंतुओं की संख्या सर्वाधिक होती है, मरुस्थल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो वह स्थान जहाँ पर पादप व जीव जंतु संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है वो जैव विविधता हो जाएगा। और मरुस्थलों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा हमें थार के मरुस्थल में देखने को मिलती है। तो ये दूसरा प्रदेश जो आता है वो अरावली प्रदेश है। तो ये हमने बात कर ली भाई, किसकी बात कर ली? मरुस्थल की बात कर ली। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट रह गए हमारे, वो हम आगे पढ़ लेंगे भाई। एक तो रन के अंदर बाप रन है, रनों के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। अस्थायी जो रन होते हैं ना, ये हम जब नदियाँ वगैरह पढ़ेंगे या फिर जो पहाड़ी अरावली प्रदेश पढ़ेंगे ना तो उसमें आ जाएंगे भाई, उसमें क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना भी, थोड़ी क्लास जरूर लंबी हुई है, लेकिन देखिए कोशिश मेरी यही है आपको तुरंत रिवीजन हो जाए और साथ में आपको याद भी हो जाए। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में अरावली प्रदेश को क्लियर करेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।